नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के नक्शे के पीछे की उस कहानी में चलेंगे जो शायद आपने सुनी ना हो। देखिए, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे सैकड़ों टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया था। हम सब भारत का नक्शा देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसा ही होगा, है ना? पर असल में इसकी हर एक लाइन, हर एक बॉर्डर के पीछे राजनीति, ताकत और लोगों की एक जबरदस्त कहानी है। सच तो ये है कि ये नक्शा हमें मिला नहीं, इसे गढ़ा गया था। चलिए जरा 1947 से पहले के भारत की कल्पना करते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था। 500 से ज्यादा रियासतों की एक खिचड़ी, जहां हर किसी के अपने नियम थे, अपने राजा महाराजा थे। अब सोचिए, चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तरफ तो वो इलाके थे जिन पर अंग्रेज सीधे तौर पर हुकूमत करते थे, और दूसरी तरफ थीं सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें जो कहने को तो आज़ाद थीं, पर थीं ब्रिटिश हुकूमत के अधीन। इन सब को एक साथ लाकर एक देश बनाना, वाकई ये लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा था। तो इस इतनी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान के पहले ही हिस्से में कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स तैयार किए, और ये टूल्स हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। ये समझिए कि ये पूरी इमारत की नींव है, और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि इंडिया यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। अब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत गहरा मतलब है। और सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यूनियन शब्द क्यों चुना, फेडरेशन क्यों नहीं? इन दोनों में ऐसा क्या बड़ा फर्क है? और देखिए, यही वो पॉइंट है जो सब कुछ साफ कर देता है। अमेरिका में क्या हुआ? अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ पहले देश बना और फिर उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं पर हमारे संविधान ने संसद को 2 असाधारण शक्तियां दी हैं। आर्टिकल 2 संसद को बाहर देखने की पावर देता है, मतलब कि वो किसी भी नए इलाके को भारत में शामिल कर सकती है। वहीं आर्टिकल 3 संसद को अंदर देखने की पावर देता है, यानी वो भारत के भीतर ही किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसे छोटा या बड़ा कर सकती है, या उसका नाम तक बदल सकती है। तो अब जब ये संवैधानिक टूल्स हाथ में थे, तो देश के सामने पहला और सबसे बड़ा काम आया उन 500 से ज्यादा रियासतों को मनाना कि वो भारत का हिस्सा बन जाएं। खैर, ज्यादातर रियासतें तो खुशी खुशी शामिल हो गईं, लेकिन 3 बड़ी और ताकतवर रियासतें थीं जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और इस इनकार ने इस नए नवेले देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। तो इन तीनों से कैसे निपटा गया? देखिए, हैदराबाद में पुलिस एक्शन का इस्तेमाल हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह है, यानी लोगों से वोटिंग कराई गई, और कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के जरिए हुआ, यानी हर जगह अलग अलग तरीका अपनाया गया। तो चलिए, देश तो अब एक हो गया था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। अब देश के भीतर से ही एक बहुत जोरदार मांग उठने लगी। लोग चाहते थे कि उनकी भाषा के आधार पर उनके लिए अलग राज्य बनाए जाएं। देखिए, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष चला। पहले धर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमेटी बनी। दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। जाहिर है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। और फिर एक दुखद घटना हुई। एक एक्टिविस्ट पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी राज्य के लिए 56 दिनों तक भूख हड़ताल की, और उनकी जान चली गई। इस एक बलिदान ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें झुकना ही पड़ा, और आखिरकार पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसका नतीजा ये हुआ कि 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इसके तहत राज्यों की पुरानी ABC वाली जो कैटेगरी थी, उसे खत्म कर दिया गया, और भारत का एक नया और ज्यादा तार्किक नक्शा सामने आया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन रुकिए, कहानियां खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि 1956 तो बस एक शुरुआत थी। भारत का नक्शा उसके बाद से लगातार बदलता रहा है, और आज भी बदल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। फिर नागालैंड बना, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुए, और हाल के सालों में देखें तो 2000 में 3 नए राज्य बने,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और फिर 2014 में तेलंगाना बना। ये सब संसद ने आर्टिकल 3 की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किया। और यहीं पर वो प्रसिद्ध कहावत आती है जो भारत की पूरी संरचना को एक लाइन में बता देती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है कि देश को यानी संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है। लेकिन देश के भीतर जो राज्य हैं उन्हें संसद बदल सकती है, वो विनाशी हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं कि अब तक हमने जो भी समझा वो कितना याद रहा। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये है, टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का क्षेत्र और यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत का संघ, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सोचिए कौन सा शब्द ज्यादा बड़ा है, जिसका दायरा ज्यादा व्यापक है? बिल्कुल सही, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा बड़ा और व्यापक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अगर भारत कोई इलाका हासिल करता है तो वो भी शामिल होता है, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राज्य आते हैं। अच्छा, अगला सवाल, वो कौन सा आर्टिकल है जो संसद को ये ताकत देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, की सीमाओं को बदल सके? याद है वो अंदरूनी और बाहरी शक्ति वाली बात? एकदम सही जवाब, ये है आर्टिकल 3। ये वही अंदरूनी शक्ति है जिसका इस्तेमाल भारत के राजनीतिक नक्शे को बार बार बनाने और बदलने के लिए किया गया है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नए राज्य बनाने की ये शक्ति आज भी संसद के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं, क्या पता वो इसका आखिरी रूप ना हो। ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये एक जिंदा और लगातार विकसित होती कहानी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।